बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आज है जी मंडे वीक का आज पहला दिन है और सभी लोग जो ऑफ के बाद अपनी वर्क प्लेस पे जाते हैं थोड़ी सी एनर्जी आपको जो है वो अच्छी फील हो रही होती है, होनी भी चाहिए। आपका पूरा हफ्ता अच्छा गुजरता है। साथ ही साथ मैं बार बार अक्सर ये चीज़ें भी जिक्र करती हूँ, प्लान करके अगर आप चीज़ें करें तो वो बेहतर अंदाज में हो जाती हैं। खैर, कुछ शहर की अहम खबरों के साथ साथ मौजूदा सूरत हाल पर भी हमने आज के शो में बात करनी है। कोरोना की अपडेट्स भी आ चुकी हैं हमारे पास, आगे चल के आपको उस हवाले से भी अपडेट करेंगे। और इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की खबरें जो गर्दिश कर रही हैं, इसमें कितनी हकीकत है, मसाइल क्या क्या हैं, कोविड पेशेंट के इलाज में अस्पतालों की सूरत हाल क्या है, प्रोग्राम में आज हमने ये भी डिस्कस करना है। ये सब चीज़ें आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अपने आप को महदूद रखें, महफूज रखें, गैर ज़रूरी तौर पर बाज़ारों में रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें ताकि अल्लाह ताला हम सभी को इस वायरस से महफूज रख सके। साथ ही साथ जो मरीज़ ज़ेर इलाज हैं उनके हालात भी आगे चल के हमने डिस्कस करने हैं। दीगर शहर की हम खबरें भी डिस्कस करेंगे। आगाज़ कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल से। इस वक्त बाहर मौजूद हैं कोमल। तो कोमल बताइएगा, वीकेंड तो अच्छा गुजरा, हवाएं चलती रही, मौसम खुशगवार था, अब अगला हफ्ता कैसे रहने वाला है, क्या प्रेडिक्शन की है महकमा मौसमियात ने? जी बिल्कुल अना, अल सुबह से ही शहर लाहौर का मौसम खुश्क और मुतदिल है। सूरज ने आंखें दिखाई हुई हैं जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है और साथ ही साथ गर्मी भी महसूस की जा रही है। अगर मैं आपको इस वक्त हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बताऊं तो हवा में नमी का तनासुब 20% रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी की कमी के असरात भी मनफी देखने में आ रहे हैं, इसलिए शहरी ज़्यादा से ज़्यादा घरों में महदूद रहें और महदूद रहकर ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने वाली अशिया का इस्तेमाल करें। इसकी वजह से जो हवा में नमी की कमी के असरात देखने में आ रहे हैं वो ना देखने में है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज हवा की रफ्तार जो है वो 4 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर सूरज के निकलने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसका मतलब ये है कि आज खासी गर्मी भी महसूस की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री का इम्कान जाहिर किया गया है। और साथ ही साथ हफ्तावार के हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा गया है कि सूरज जो है वो इसी तरह आंखें दिखाएगा, जिसके बायस मौसम मज़ीद तब्दील होगा और ख़ासी गर्मी महसूस की जाएगी। और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बताऊँ तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी इस वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, जबकि इसके मुतादिद इलाके जैसे मॉडल टाउन का एरिया है और जो कैंट एरिया, इसका क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 150 से तजावुज़ कर रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए शहरी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और बिला वजह घरों से ना निकलें। जी, शहरी मास्क का इस्तेमाल करें, बिला वजह घरों से ना निकलें। और फिर मौसम भी जो है उसकी शिद्दत जो बताई जा रही है, जैसा कि हमें कोमल ने भी बताया कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, तो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज करें। वैसे ही माह रमज़ान है तो आप जितना महदूद रहेंगे आपका रोज़ा भी जो है वो अच्छा गुजरेगा। मौसम के बाद कुछ बात कर लेते हैं टॉप स्टोरीज़ की। शहर की अहम खबरें हमारे पास हैं जी। सबसे पहली लीड स्टोरी है, फौज और पुलिस का गश्त, मास्क ना पहनने वाला जेल जाएगा, कमिश्नर ने ड्यूटीज लगा दी हैं। दूध 13 रुपए लीटर महंगा कर दिया गया, दूध की कीमत बढ़ाने पर दूध फरोशों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। जैन मंदिर फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत ना होने के बाइस नाकारा, टूटियां भी गायब, 1 साल कबल फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हुआ था। और इसके बाद खबर हमारे पास है जी, बारिश के बाद मच्छरों की बहुतात, मलेरिया और डेंगू के खदशात बढ़ गए। हम अपनी टॉप स्टोरीज को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सोमरू साहब, इससे पहले कि हम लीड स्टोरी की तरफ जाएं, क्योंकि पेपर्स का आगाज़ हुआ है कैम्ब्रिज के, तो मैं आपसे जानना ये चाहूँगी, मैंने ये भी खबर सुनी है कि जो स्टूडेंट अपेयर नहीं हो सकेंगे वो बाद में पेपर दे सकेंगे, कुछ इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। देखिए, इस हवाले से कैम्ब्रिज इंतज़ामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर कल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि ऐसे तलबा जो मई और जून के इम्तिहान सीरीज़ में अपेयर नहीं हो सकेंगे, उनको ये चॉइस दी जा रही है कि वो अपने इन इम्तिहानात को ड्रॉप करके अक्टूबर और नवंबर में होने वाले इम्तिहानात में शरीक हो सकते हैं। सही। और इसके लिए कैम्ब्रिज जो है वो पाकिस्तान के तलबा के लिए ख़ुसूसी तौर पर अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इम्तिहानात का इनेकाद करेगी।
लेकिन इसके लिए साथ में ये कंडीशन लगा दी कि जो तलबा इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं उन्हें 17 जून तक जो है वो कैम्ब्रिज को आगाह करना होगा। और इस हवाले से कैम्ब्रिज ने अपनी तमाम तर तफसीलात वेबसाइट पर भी जारी कर दी हैं और कौन कौन से मज़ामीन के इम्तिहानात लिए जाएंगे उसकी सारी तफसीलात वेबसाइट पर दस्तियाब हैं। और इस हवाले से कैम्ब्रिज ने यह भी वाज़ेह किया है कि जो तलबा मई और जून के इम्तिहानात के लिए पहले से रजिस्टर्ड हैं और उनकी फ़ीसें अदा कर चुके हैं उन्हें दोबारा से फ़ीसें भी देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो इसी फीस में अच्छा, जो है वो कंडीशन भी रखी गई है कि अगर ये वजूहात हैं तो नहीं, उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। उन्होंने कहा कोई भी वजह है, आपको वो वजह जो है वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वजह है आप उसकी बुनियाद पर ये इम्तिहानात एग्जम्पशन ले सकते हैं, आप दोबारा इम्तिहानात में शरीक हो सकते हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ताकि हम उसके मुताबिक इंतजाम कर सकें। और वैसे आज से इम्तिहानात का आगाज़ भी हो गया और मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान से कैम्ब्रिज के तहत इन इम्तिहानात में 90,000 के करीब तलबा और तालबात शरीक हो रहे हैं और जिसके लिए लाहौर में 13 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं और जिसमें ख़ास तौर पर जो कोरोना ज़ाब्ता है उसके हवाले से हुकूमत की जानिब से भी सख्ती थी, उनको पेश नज़र रखते हुए जो है वो इम्तिहानात का इनेकाद किया जा रहा है। चलिए जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और जिस तरह से तालीमी नुकसान हो रहा है तो हम दुआ गो हैं कि अच्छे तरीके से ये तमाम तर इंतज़ामात हों, स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से अपने इम्तिहान दें, घरों को जाएँ और थोड़ी सी केयर पेरेंट्स को भी करनी है, स्टूडेंट्स को खुद भी करनी है कि जहाँ तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं वहाँ पर आप भी अपने पास मास्क ज़रूर रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आप भी महफूज रह सकें। मज़ीद ख़बरों की तरफ बढ़ेंगे और हमने डिस्कस करना है कि अब जिसने मास्क नहीं पहना वो जेल जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अपनी पहली खबर की तरफ चलते हैं हम। फौज और पुलिस का गश्त, मास्क ना पहनने वाला जेल जाएगा। सुमरू साहब, बाहर जाते हुए मास्क पहनते हैं? जी बिल्कुल, यकीनन पहनना भी चाहिए क्योंकि इस हवाले से हुकूमत ने पहले भी बार बार हुकूमत की जानिब से SOPs तो जारी किए जाते रहे, लेकिन अब उसको मज़ीद 1 स्टेप आगे चली गई है हुकूमत। और वो उसकी बुनियादी वजह यह है कि पब्लिक की जानिब से जो रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है वो जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है, इसलिए फ़ौज को भी तलब किया गया और उसके लिए बाकायदा तौर पर उनकी ड्यूटीज़ असाइन की जा रही हैं, पुलिस की ड्यूटीज़ भी असाइन की जा रही हैं और अब इसके 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं। एक तो ये है कि जो शख्स जो है पब्लिक मकामात पर मास्क नहीं पहनेगा उसको भी जुर्माना होगा। दुकानदार के पास अगर कोई गाहक आता है उसने मास्क नहीं पहना तो दुकानदार को जुर्माना होगा। अगर आप बस के अंदर बैठे हैं यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं और वहाँ मास्क नहीं पहना तो उसके लिए भी जुर्माना होगा और ये जुर्माना 500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक इसकी रेंज है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, ये चीजें पहले भी कहा गया था कि ऐसे अगर दुकानों पे ना हुआ, बाहर रोड पे ना, आप देखिए इंप्लीमेंट कराना एक बहुत बड़ा टास्क। जब पहला फेज आया था ना, उस पहले फेज के अंदर जब ये ऐलानात किए गए थे और इस पॉलिसी को जारी किया गया था तो हमें दुकानों पर इस पर अमल दरामद करते हुए बहुत सख्ती नजर आई थी और दुकानदार कस्टमर को दाखिल नहीं होने देते। आप किस तरह चेक एंड बैलेंस? अब क्योंकि हुकूमत के पास इतने बड़े इंतजामी वसाइल नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है कि वो एक एक गली मोहल्ले की मार्केट या मेन शाहराहों की तमाम मार्केट्स की इंस्पेक्शन करे, तो उसके लिए यकीनी तौर पर उन्हें ताजिर बरादरी को अपने साथ मिलाना होगा और ताजिर बरादरी की मुआवनत जब तक नहीं होगी उस वक्त तक मार्केट्स के अंदर जो है वो इन SOPs की सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब आप हैं एक साइड से ऑर्डर जारी करने वाले, आपने ऑर्डर जारी कर दिया, पॉलिसी जारी कर दी, कानून इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन उसको अमल दरामद कराने के लिए आपको जो वसाइल दरकार हैं वो आपके पास उस पैमाने पर नहीं है। इसलिए अब आपको बहरहाल ये फैसला करना पड़ेगा कि जो मार्केट्स की अंजुमनें हैं, जो वहाँ पे ताजिर बरादरी है, जो उनके ओहदेदारान हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिले और उनको लूप में लेने के बाद। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने मास्क की पाबंदी के लिए अब जो पब्लिक प्लेसेस में जो खास तौर पर बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है या बसों के अंदर है, बस स्टेशन पर तो आपकी इंतजामिया के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, वो तो उसके ज़रिए से उसकी इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। चाहे पब्लिक सरकार का बस स्टैंड है या चाहे प्राइवेट है, वहाँ पर आपके इंतज़ामी जो आपके टाउन्स के अमले हैं वो वहाँ पर जाके वो उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, उस पर चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। और गाड़ियों के अंदर चेक एंड बैलेंस के लिए आपको सिर्फ
गाड़ी में बैठे हुए मुसाफिर पर जुर्माना करना हल नहीं है, बल्कि आप उस गाड़ी के अंदर अगर कोई शख्स जो है वो बगैर मास्क के बैठा है तो ड्राइवर को जुर्माना सोनू करेंगे साहब, तो उसका मुझे ना होगा। खबर को वाइंड अप करना है। ये तो खबर का एक हिस्सा था। बहुत अच्छे इकदाम उठाए गए हैं, शहरियों को पाबंदी भी मास्क की करनी चाहिए। ये जो डबल स्टैंडर्ड हुकूमत का है ना, ये समझ से बाहर है। आपने कह दिया कि मास्क की पाबंदी होगी, फौज आएगी, 500 रुपए का फाइन होगा। आपके स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाके जो हैं, वहां के हालात आपने भी देखे होंगे, आप ज्यादा बाहर जाते हैं, देखते हैं। आपका नोटिफिकेशन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, आप अमल दरामद कराने में बिल्कुल नाकाम है। किस तरह कोरोना कंट्रोल होगा? स्मार्ट लॉकडाउन की जो फिलॉसफी है वो ये है कि उन इलाकों को आप उस पर्टिकुलर जो भी इलाका है या जो गली है, जैसे एवान टाउन है, उसको आपने वहां पे जो लोगों की मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो इस इलाके से बाहर नहीं जा सकते। खास तौर पर अगर उनको कोई मेडिसिन लेनी है या कोई इमरजेंसी की नौयत है तब जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। वहाँ पे पुलिस एहलकार आपने तैनात किए होते हैं और वो सील किए नहीं किए होते, जाने दें। ये आप पहली लहर की बात कर रहे हैं। नहीं, अब भी बहुत सारी जगहों पर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किए होते। हाँ, जहां पर गफलत होती है उसके फिर नतीजा जो है वो उस पूरी कम्युनिटी के ऊपर आता है। सर, अगर आमदोरफ्त ही आपकी दूसरी गली से लोग आ जा रहे हैं तो फिर इसका फायदा क्या होगा? वही बात है ना कि आपने अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर एंट्रेंस और एग्जिट जो है वो आपकी एक या दो नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा एंट्रेंस एग्जिट हैं। तो आप वहां पर कैसे कंट्रोल करेंगे? तो मैं इसलिए पहले भी यही बात कर रहा था कि हुकूमत के पास उस सतह के वसाइल नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। इसके लिए आपने एसओपीज पर अमल दरामद कराना है तो पब्लिक को कॉन्फिडेंस दें। जब तक पब्लिक वॉलंटियरली रजाकाराना तौर पर आपकी पॉलिसियों को अडॉप्ट नहीं करेगी, आप उससे नताइज पैदा नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, मुझे खबर को वाइंड अप करना है। मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज खुद भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे। यहाँ पर गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है, आपकी जिंदगी का सवाल है, आप अपने लिए कम से कम इनिशिएटिव ये लें कि चीजों को महदूद कर दें। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे और अब हम जिक्र करने वाले हैं महंगाई का। एक लहर जो कि रुकने पे नहीं आ रही और बारी बारी हर चीज़ इसकी जद में आती जा रही है। माह मुबारक में हमने देखा आटा, चीनी, रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां, हर रोज़ आपको किसी ना किसी चीज़ की कीमत में इजाफा मिल रहा है। और अब दूध का इस्तेमाल भी ऑब्वियसली लोग ज़्यादा करते हैं। चाय, लस्सी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। गवालों की मनमानी, 13 रुपये जो है वो मज़ीद दूध महंगा कर दिया गया, 13 रुपये फ़ी लीटर, और इस पर दूध फरोश सरापा एहतजाज हैं। सिर्फ ये रह गया था। अब इसके बाद देखें कल क्या चीज़ें महंगी होती हैं। सोमरू साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, कल एहतजाज भी हुआ है और इस एहतजाज में बुनियादी तौर पर जो नुक्ता उठाया गया है कि जो चंद राय कॉलोनी है जहाँ पर गवाला जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से जो दूध मार्केट में आता है, दुकानदारों तक पहुँचता है, उसकी कीमत में इजाफा हो गया। यानी कि जहाँ से दूध जमा होके इकट्ठा होके आगे मार्केट जाना है, उस जगह पे यानी उस गवाला मंडी के अंदर जो है वो कीमत में 23 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। यानी जो 100 रुपये किलो दूध था वहाँ पर 123 रुपये किलो हो गया। और जब वो मार्केट में आएगा तो फिर उसकी कीमत क्या बनेगी? बिल्कुल। तो उस पर ये दूध फरोशों ने ये एहतजाज किया है कि इस पर हुकूमत को इंतजामात करने चाहिए, बिलखसूस मजिस्ट्रेट जो है वो मुकर्रर करना चाहिए। उस गवाला मंडी के अंदर जाके वहाँ पर जो दूध की कीमत है उसका तयन किया जाए। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ जो है ये भी मुतालबा किया गया है कि जो हुकूमत है, इंतजामिया है, उसको ये चाहिए कि कोई फायदा होगा इन मुतालिबात का, इस एहतजाज का? अभी तो हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं। अब इसके अगले पहलू पर आ जाए। देखिए, शहर लाहौर के अंदर जो दूध की सप्लाई है वो सिर्फ एक मंडी से नहीं होती, एक गवाला मंडी से नहीं होती। पूरे शहर से चारों के चारों जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ से दूध की जो कंटेनर हैं, दूध के ऊपर जो गाड़ियाँ हैं, वो दूध की गाड़ियाँ शहर के अंदर सुबह भी दाखिल होती हैं, शाम को भी दाखिल होती हैं। अच्छा, वो दूध नाकिस होता है, बाज़ दफ़ा पंजाब फूड अथॉरिटी वो दूध पकड़ती है। अब तो हमने बड़ा अरसा ही गुजर गया है, कोई कार्रवाई नहीं सुनी। इसका मतलब ये है कि लाहौरियों को खुश होना चाहिए कि अब इन्हें खालिस दूध मिल रहा है क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब खुश होना, देखिए खुश होना चाहिए। ये आप कह रही है ना, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अब शहर के अंदर मुजरे सेहत दूध की सप्लाई नहीं हो रही। तो हुकूमत जो है उसको कीमतों का कंट्रोल करने के लिए जो इंतज़ामिया है उसको आपने जब तक इस्तेमाल में नहीं लाना तो कीमतें
कीमतों का तयन कैसे होगा? अगर कीमतों का तयन हो जाए और उस कीमत के ऊपर मार्केट में अशिया मिल जाएं तो तब तो ये बहुत बड़ी गनीमत है। हम रोज़मर्रा की बुनियाद पर मंडियों में भी ये देखते हैं और दुकानों पर भी ये देखते हैं कि हुकूमत कीमतें मुकर्रर करती है लेकिन उन कीमतों पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती। ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। अब ये है कि ये एक सीरियस मसला है कि अगर दूध की कीमत में 1 किलो के ऊपर 23 रुपए का इजाफा कर दिया जाए और उसका बरह रास्त जो एंड यूजर है यानी जो कस्टमर है, आम शहरी है जिसने वो दूध खरीदना है अपने बच्चों के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए, उस पर दबाव आएगा ना, उस पर माली दबाव आएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने इंतजामात करने हैं। दूध हर घर में जाता है, दूध का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक तो नाकिस दूध मिल रहा है, उसकी क्वालिटी नहीं है, आप मनमानी कीमत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे कि आप दुकान पे जाएं, उसको अपनी मनमानी कीमत जो भी वसूल करना चाहते हैं आप उसको देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप क्वालिटी पर इत्मीनान का इजहार नहीं कर सकते, आप तब भी जो है वो श्योरिटी नहीं हो सकती। तो इसलिए इंतजामिया और हुकूमत की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को कहीं ना कहीं तो रिलीफ फराहम करें ना। कहीं रिलीफ नहीं, आप कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। मैं दूध के साथ चिकन की कीमत भी ऐड कर लेती हूँ, मुझे बार बार कहा जा रहा है 374 चिकन की कीमत ना ऐड करें। चिकन की कीमत तो पिछले 2 महीने से मुसलसल बढ़ रही है ना। इसके साथ आप रमजान बाजारों के ऊपर जो हुकूमत पंजाब ने यह दावा किया कि हम 5.5 अरब रुपए का रिलीफ फराहम कर रहे हैं, वहां पर सूरत हाल यह है कि पहले चीनी की लाइनें होती थी कि चीनी की खरीदारी के लिए 85 रुपए फी किलो चीनी जो है उसकी खरीदारी के लिए आपको लंबी लाइनों में लगना है। अब आटे की खरीदारी के लिए भी आपको लाइनों में लगना है, क्योंकि आपने आटे की कीमत जो वहां पर मुकर्रर की है उससे अगर गरीब आदमी को रिलीफ मिल भी रहा है तो उसको आटा लेने के लिए कितनी तगदो करनी पड़ती है, उस कितनी ज़हनी खौफ से गुजरना पड़ता है, वो आप मनाज़िर रमज़ान बाज़ारों में जाकर देख लें। तो हुकूमत जो है जो इकदामात उठाती है उससे पब्लिक को अल्टीमेट जो रिलीफ मिलना चाहिए। महंगाई कंट्रोल के बड़े बड़े दावे आप किसी भी हुकूमती वजीर से, मुशीर से बात कर लें, महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं, महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं। अब एक दिन में चिकन की कीमत कल थी जी 365 रुपए, आज हो जाती है 374 रुपए। क्या वजह है? आपको हर दिन के साथ ही कीमत में इजाफा मिल रहा है? मैंने तो तकरीबन 2 प्रोग्राम पहले आपको वाजे कर दिया था, आपको शायद याद हो कि ये चिकन की कीमत 400 रुपये फ़ी किलो क्रॉस करनी है और फिर वहाँ पर जाकर ये हो जानी है। ये मैं आपको उस आम दुकानदार की बात बता रहा था कि जो बड़े पैमाने पर चिकन का कारोबार नहीं करता, जिसके पोल्ट्री फार्म नहीं है, उसके पास अगर ये इन्फॉर्मेशन आज से 1 महीना पहले थी कि चिकन की कीमत 400 रुपए तक जाएगी, तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके नाज़रीन हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब कुछ नज़र डाल लेते हैं। शहर के हालात ये हैं कि जैन बंदर पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत ना होने के बायस नाकारा टूटियां भी गायब हो गई हैं और हमेशा से ये वतीरा रहा है कि आपने फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए, बाद में वहाँ पर क्या हालात हैं, कोई वहाँ पे कूड़ा फेंक के जा रहा है, वहाँ से टूटियाँ गायब हो रही हैं। 1 साल कबल फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब हुआ था। जी सुमरू साहब, देखिए शहर में ना एक प्लांट्स एक वो हैं जो पहले माजी में कुछ हुकूमत ने बरह रास्त जो है वो लगाए थे अपनी फंडिंग से, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो जायका की फंडिंग से लगाए गए थे और उनकी तादाद 103 से जायद है। सही। जायका की फंडिंग से जो प्लांट्स लगाए गए थे गुज़िश्ता हफ्ते भी उसके हवाले से अहकामात जारी किए गए थे कि उन तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का सर-ए-नौ और ख़ास तौर पर जहाँ पर ट्यूबवेल भी लगे हुए हैं उनको दोबारा से देखा जाएगा, क्योंकि जहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है उसके साथ ट्यूबवेल भी हमें जो है वो देखने में मिलता है कि वहाँ पर ट्यूबवेल भी होता है। तो उसकी मुरम्मत का काम है, उसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार होनी है। लेकिन ये जैन मंदिर का ये इलाका आप देखिए कि इस इलाके में एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सिर्फ इस वजह से बंद हो गया कि मशीनरी मौजूद है, सब कुछ है, कि आपने उसके फ़िल्टर तब्दील नहीं किए, और फ़िल्टर्स जब तब्दील नहीं किए तो पानी की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हुई। जब पानी की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हुई तो जो मकीन हैं जो उस इलाके में रहते हैं, जो उस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से आके पानी हासिल करते थे, वहाँ पे आना ख़त्म हो गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि हत्ता के जो अवाम तो नहीं कहेंगे हम, जो चोर हैं, जो छोटे पैमाने की हैं, वो वहाँ से टूटियां भी उठा के ले गए। टूटियां भी ये हालात थे। सुमरू साहब, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। पानी की फरहमी के लिए तो आपको कम से कम ये सिर्फ दावे ही रहे हैं सर, सिर्फ दावे रहे हैं। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसा कि मैंने आगाज़ में ही बताया था, अपडेट जब कोरोना की आपके साथ शेयर की, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तीसरी लहर में हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती जा रही है। दूसरी तरफ शिद्दत के बावजूद जो इंतजामात बेहतरीन होने चाहिए वो नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मरीज भी बेचारे परेशान नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की खबरें जो बाज़गश्त कर रही थी, क्या सूरत हाल है, अस्पतालों में सप्लाई किस हद तक मुतासिर है, मरीजों को इससे क्या मुश्किलात दरपेश हैं, अभी हम प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ अस्पतालों के इंतजामात पर भी बातचीत करेंगे, केसेस बढ़ने की वजूहात क्या हैं, इस तरफ भी हम जो है ज़रूर जानेंगे कि वजूहात क्या हैं और महकमा सेहत की कारकर्दगी इन तमाम हालात में क्या है। हमारे साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। हमारे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, क्या हाल चाल है आप? उनके साथ हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जी, साबिक डीजी हेल्थ है जाहिद परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों के लिए। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ मैं। हर रोज़ की बुनियाद पर आप हमें अपडेट भी फराहम करते हैं, अस्पतालों की सूरत हाल भी बताते हैं। बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल, तशवीशनाक सूरत हाल है जब आपको जान बचाने के लिए एक ही सहारा, वैसे तो अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं, उनकी कमी की भी खबरें मिल रही हैं, सिलेंडर ही फराहम नहीं हो रहे। ये जो कमी की खबरें बाज़गश्त कर रही हैं, सूरत हाल असल में क्या है? देखिए ना, बुनियादी बात यह है कि जो कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं, वो मरीज़ जो मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ का शिकार हैं, यानी वो उनको जो है वो ज़्यादा सांस लेने में दुश्वारी होती है, उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन पॉइंट जो है वो नीचे आ जाता है। वो डॉक्टर जाहिद परवेज साहब बेहतर इसमें जो है वो इस पर रोशनी डाल सकेंगे। और उसकी वजह से ऑक्सीजन का इस्तेमाल बढ़ गया। वो कम से कम 7 गुना जो है वो इजाफा हुआ है उसमें, उसके इस्तेमाल का। और उसकी वजह से जो सिलेंडर्स हैं, क्योंकि सारे जो हैं वो अब बड़े हॉस्पिटल्स में तो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई मौजूद है, लेकिन छोटे अस्पतालों में या इवन होम क्वारंटाइन में जो पेशेंट्स हैं, जो घरों पे हैं, उनके लिए तो सिलेंडर चाहिए। वो सिलेंडर्स जो हैं वो मार्केट में नायाब हो गए, वो नापैद हो गए हैं और उनकी शदीद किल्लत का सामना है। उनकी कीमतें डबल से ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अभी तक जो है वो उसका कोई तदारक नहीं किया जा सका। अब उसमें जो मिसमैनेजमेंट है वो 2-3 तरह की है। एक तो ये है कि बिल्कुल उसको फोर्स ही नहीं किया गया कि फ्यूचर में हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो जो इम्पोर्टर्स हैं उनको थोड़ा किया जाता, आप फैसिलिटेट करते या उनको कहते, गवर्नमेंट उनको बैकअप करती कि जी आप जाएं बाहर से जो है ना वो इम्पोर्ट करें, क्योंकि पूरी दुनिया में मांग है, कौन सा आसानी से आपको सप्लाई मिल जानी है। दूसरा उल्टा ये करने की बजाय उल्टा इसका नुकसान ये हुआ कि जो इम्पोर्टर्स ने माल मंगवाया था बाहर से, जो इम्पोर्ट हुई इक्विपमेंट और ये सिलेंडर्स, वो ड्रैब की रजिस्ट्रेशन का जो सुर्ख फीता है उसकी नज़र हो गया और वो आपकी पोर्ट्स के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हज़ारों की तादाद में सिलेंडर्स, मेडिकल डिवाइसेज, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है जो भी क्लियर नहीं हो रहा और उल्टा उसका जो है वो किराया और रेंट पड़ रहा है, उसका डेब्रिज जो है ना वो पड़ रहा है इनको इम्पोर्टर्स को। अब हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 माह में इम्पोर्टर्स ने आगे ऑर्डर बुक करने बंद कर दिए हैं। अच्छा, यानी अभी तो एक तो सूरत हाल ये है कि आपके पास सप्लाई नहीं है, दूसरा ये कि मजीद आने की का कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि बाहर से मंगवाने के लिए आपने ऑर्डर ही प्लेस नहीं किए हुए और बाहर वाले कौन सा आपके लिए जो है वो तैयार करके बैठे हुए हैं हर चीज़, वो तो पूरी दुनिया इसके पीछे पड़ी हुई है। तो इस ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की वजह से जो ऑक्सीजन का मसला है वो इंतहाई गंभीर हो गया है और उसकी वजह से ये बहुत एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। बहुत बड़ा चैलेंज है। अब गवर्नमेंट जो है वो अभी तक इसको नहीं सोच रही, ना उन्होंने ड्रैब को जो है ना वो ये पूछा है कि भाई आप कर क्या रहे हैं और आपकी वजह से ये क्यों ये इतना बड़ा इशू बन रहा है और आप क्यों रजिस्ट्रेशन जो है वॉर फुटिंग्स के ऊपर उसका प्रोसेस मुकम्मल नहीं करते। और दूसरा ये कि सिलेंडर जो है वो एक मैकेनिकल सब्जेक्ट है, वो बायोमेडिकल इंजीनियर का काम है, तो ड्रैब का तो वो इशू ही नहीं है कि वो उसको जो है वो रजिस्टर्ड करती फिर। इस तरह की बहुत सारी और चीजें हैं जिनमें ड्रैब जबरदस्ती अपनी चौधराहट के चक्कर में जो है ना वो ड्रैब के हुकाम, वो पूरी दुनिया को पता है, इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट व्हाट दे डिड एंड व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन जाहिद साहब ये अभी वो टाइम नहीं है कि आप इस तरह के रिस्क लेना। जाहिद परवेज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस कदर ज़रूरी है ऑक्सीजन मरीजों के लिए, उस पर ये गफलत, ये लापरवाही, इस पर कोई नोटिस भी नहीं ले रहा? देखिए, ये इंतहाई संगीन नवीयत का मामला है जिसमें हुकूमती अहदेदार जो हैं उनको पता होना चाहिए था कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज आ रही है और आइंदा आने वाले दिनों में इसकी सूरत हाल और संगीन हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि
हुकूमत ने कोई पंजाब हुकूमत ने 200 वेंटिलेटर्स और लगाए हैं। तो जाहिर है कि ये मैकेनिकल वेंटिलेशन है, वेंटिलेटर चलते ही ऑक्सीजन से हैं, प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है। इसके अलावा हाई फ्लो नेज़ल कैनुला भी इस्तेमाल हो रहे हैं जिनमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो 50 से 60 लीटर पर मिनट देना पड़ता है। अच्छा। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है ये मैं तो कहूँगा कि ये 10 टाइम्स बढ़ गई है नॉर्मल सिचुएशन से। तो इसका कोई भी सद्देबाब नहीं किया गया। वही 4 या 5 कंपनीज़ हैं जो कि सिलेंडर फिलिंग करती हैं और फिर लिक्विड ऑक्सीजन एक अल्टरनेट सिस्टम है जिसमें हॉस्पिटल में बड़े बड़े टैंक्स लगाए गए हैं और उन टैंक्स में लिक्विड ऑक्सीजन भर दी जाती है। कंपनी की गाड़ी जाती है और वो 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद अकॉर्डिंग टू नीड उसको रिप्लेनिश कर देते हैं। सही। मगर ये सूरत हाल इसलिए कि चूँकि ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ रही है, अब सिलेंडर्स जो छोटे सिलेंडर्स हैं उनका तो हॉस्पिटल्स में कोई फ़ायदा ही नहीं रहा, क्योंकि ऑक्सीजन कंजम्पशन अगर एक छोटा सिलेंडर है तो वो 15 मिनट निकलता है, अगर 240 क्यूबिक फीट का सिलेंडर है तो वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता। सही। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए था कि इसका कोई फूल प्रूफ बंदोबस्त करते ताकि ऑक्सीजन जनरेशन ऑन साइट होनी चाहिए थी। हर अस्पताल में जो ऑक्सीजन जनरेशन एयर एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी है कि वहाँ से हवा से पकड़ के ऑक्सीजन ज़रूरत पूरी की जाए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। वो इतना महंगा भी नहीं है, इकनॉमिकल भी नहीं है, मगर हम सिर्फ उन 4-5 कंपनियों के जो इंपोर्ट कर रही हैं उनके हम बिल्कुल एब्सोल्युटली उनके रहमो करम पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर साहब, अस्पतालों में तो ये हालात बताए जा रहे हैं कि जो मरीज़ आ रहा है उसकी हालत तशवीशनाक है, फ़ौरन उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो फिर क्या आने वाले दिनों में हम ये सोचें कि हालात बहुत ज़्यादा बुरे होते चले जाएंगे? जी बिल्कुल, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ऑलमोस्ट 87% से ज़्यादा ICUs जो हैं कोरोना के वो भरे हुए हैं, जो आज का के अदाद शुमार है। इसके साथ 70% जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं वो फिल हो चुके हैं और ओरिजिनल फिगर इससे ज़्यादा है। ये वो है जो हम वो पेशेंट्स जिनको हम कंसिडर करते हैं कि ये उसके ऊपर वेंटिलेटर के ऊपर है, हम उनको जो है ना वो काउंट करते हैं। लेकिन हम जो ICU में ऐसे पेशेंट्स जो बहुत क्रिटिकल हैं और जिस तरह जाहिद साहब ने बताया कि हाई ऑक्सीजन फ्लो के ऊपर है और उनको जो है वो किसी भी वक्त वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, वेंटिलेट किया जा सकता है, उनको वेंटिलेटर पे डाला जा सकता है। तो वो भी इनफैक्ट ICU का बेड ऑक्यूपाई करने की वजह से आप समझें कि वेंटिलेटर भी उन्होंने जो है वो एक्वायर किया हुआ है और वो वेंटिलेटर बाउंड होने की वजह से जो ओरिजिनली इस वक्त अवेलेबल तादाद है वेंटिलेटर्स की, वो न सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बेड स्ट्रेंथ और इसके साथ ये तमाम सहूलतें ये नहीं बढ़ाई गई और ना ही इसको फोर्सी किया गया। जो सहूलतें पिछले साल थीं वही आज भी चल रही हैं। और केसेस हम देख रहे हैं कि किस तरह तेज़ी से बढ़े हैं और सहूलियात में इजाफा नहीं किया जा रहा। डॉक्टर यास्मीन राशि साहिबा कहती हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा अगर हालात यही रहे तो। हालात संभालने में हमें कहीं पर महकमा सेहत का किरदार तो नज़र नहीं आ रहा। आपने जो लॉकडाउन किया, जाहिद परवेज साहब आपके सामने हालात हैं, सिर्फ आपको नोटिफिकेशन की हद तक वो लॉकडाउन नज़र आ रहा है। आप मास्क की पाबंदी यकीनी बना लेंगे, फ़ौज तैनात कर दी गई है, आपने 500 रुपये का फ़ाइन भी रख दिया, लेकिन हुकूमती संजीदगी तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। हुकूमती संजीदगी, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये सिर्फ हुकूमत ने लोगों को जलसों जुलूस से नहीं रोका, हुकूमत ने लोगों को शादियों से नहीं रोका और बड़ी बड़ी गैदरिंग्स जो हैं वो उसी तरह होती रही हैं। और इसी तरह आप मार्केट्स में देख लें, कोई SOP इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा और अभी भी जो हुकूमती अदारे हैं वो इस काबिल नहीं हैं या वो कोशिश नहीं कर रहे कि लोगों को तंबीह की जाए। लॉकडाउन तो जाहिर है कि फिर ऐसे हालात में तो लॉकडाउन जो है वो वही कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल भर चुके हैं, किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह नहीं है और एक माइल्ड टू मॉडरेट केस हैं उनको तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती ही नहीं है, वो भी हज़ारों की तादाद में हैं। और उससे ज़्यादा जो मॉडरेट से सीरियस केसेस हैं वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं और वो मैकेनिकल वेंटिलेशन उनको की जाती है या उनको कैनुला लगाया, नेज़ल कैनुला लगाया जाता है या हाई फ्लो नेज़ल कैनुला या बाईपैप या CPAP या फिर अल्टीमेटली वेंटिलेटर। तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ऑक्सीजन आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि वो जो 4-5 कंपनीज़ हैं जिनकी मोनोपोली है उन्होंने इंपोर्ट करनी होती है
और ज़ाहिर है उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, तो हमें चाहिए था कि हम लोकली ऐसा अरेंजमेंट्स करते कि ख़ुद ऑक्सीजन हर हेल्थ फैसिलिटी पे, हर हॉस्पिटल पे हम ऑन साइट लेकिन ऑक्सीजन अनफॉर्चुनेटली जनरेशन हालात इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। ब्रेक की तरफ हमने जाना है, जब वापस आएंगे तो कुछ बात करनी है हमने टेस्टिंग फैसिलिटी कहां तक पहुंची है। सेकेंडली वैक्सीनेशन के हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराने के लिए वो जाते हैं लेकिन वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, इसमें क्या सदाकत है, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जाहिद साहब, आप हर रोज़ हमारे साथ खबरें शेयर कर रहे हैं कि तीसरी लहर में शिद्दत आ रही है, केसेस हर रोज़ जो हैं वो हम देख रहे हैं खौफनाक हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जाहिद परवेज़ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये शिद्दत की वजह क्या है, क्यों हर रोज़ इतने ज़्यादा मरीज़ों का एडिशन होता चला जा रहा है? जब हमारी पहली और दूसरी लहर में कमी आई और वो ख़त्म हुई तो गवर्नमेंट ने और दूसरे फंक्शनरीज़ ने ये शो किया कि जैसे हमने कोरोना को फ़तह कर लिया है। बिल्कुल। और वो फिर उन्होंने इसके SOPs की इम्प्लीमेंटेशन छोड़ दी और अवाम ने इससे बढ़ के साथ दिया और उन्होंने बिल्कुल इसका ख्याल नहीं रखा। बिल्कुल ऐसे ही। और जो फिर जलसे जुलूस, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, इसके अलावा शादियाँ वो हुई तो लोग भूल गए कि ये कोई कोरोना वबा यहाँ पे आई हुई है। तो उसका जो असर है वो इस तीसरी लहर में ज़ाहिर हुआ। फिर बैरून मुल्क से, इंग्लैंड में क्योंकि तारकीन वतन बहुत ज़्यादा हैं, वो पाकिस्तान में वहाँ पे क्योंकि लॉकडाउन हो चुका था तो वो पाकिस्तान में पिकनिक मनाने के लिए भी यहाँ पे आ गए। यानी उन्होंने अपनी रिश्तेदारों की शादियाँ स्टिल हो भी रहा है जी, और वहाँ से जो UK स्ट्रेन आया उसने यहाँ पे और सूरत हाल को गमगीर कर दिया। और फिर ये तीसरी लहर जो है, तीसरी लहर में जो नुकसान है, डेथ्स हैं, वो पहली लहर से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो इसलिए अब ये इंटायरली डिपेंड करता है गवर्नमेंट के कि वो लोगों को एक तो मोटिवेट करे, दूसरा सख्ती करे ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क पहने और जो दूसरी SOPs हैं उन पे अमल करें। चलिए, जब इसके लिए फ़ौज तो तैनात हुई है, देखिए उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। जाहिद चौधरी साहब, एक और बड़ी चीज़ जिस पे गवर्नमेंट को टाइम के साथ बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए थी, टेस्टिंग। हमारी फैसिलिटी बिल्कुल टेस्ट उस तरह से नहीं हो रहे हैं। लोग कहते हैं सिम्टम्स के साथ जा रहे हैं, किट्स अवेलेबल नहीं, ये कह के वापस भेजा जा रहा है। देखिए उसकी वजह 2000 मार्च में जो है ना वो ये शुरू हुआ। ये जाहिद साहब इसको बेहतर इस पर कर सकते हैं। जब पहली दफ़ा डेंगू आया था, हमारे पास एक प्रेसिडेंट मौजूद है, तो हमें नहीं पता था इसका क्या करना है, इसका कैसे टेस्ट होगा, कौन करेगा, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन जो ही पता चला उसके बाद आपने प्रिपरेशन शुरू की और आपने तमाम तर जो टीचिंग अस्पताल थे आपके, जितने भी शहर में हॉस्पिटल्स थे, ये उनके अंदर आपने ये फैसिलिटी जो है ना वो इस्टेब्लिश कर दी कि NS1 टेस्ट होगा, डेंगू के टेस्ट होंगे। इस मरतबा अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की इतनी बड़ी ये नेग्लिजेंस है, मैं ये समझता हूँ, बार बार इसकी निशानदेही करने के बावजूद आज 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया, आपके किसी एक टीचिंग हॉस्पिटल में भी जो है ना वो सवाए एक आध के आपने कोई फैसिलिटी इस्टेब्लिश ही नहीं की। अब हो ये रहा है कि जो टीचिंग हॉस्पिटल में जाता है ना जी पेशेंट, अब पेशेंट ने तो हॉस्पिटल जाना है, बिल्कुल ऐसे। वो जाके हॉस्पिटल वालों को बताता है कि जी मुझे जो है ना वो ये प्रॉब्लम है, मुझे जो है ना वो ये इसका मुझे इलाज फराहम करें। वो आगे से कहते हैं जी हम क्या करें, हमारे पास तो किट नहीं है। अच्छा, अगर उसका सैंपल ड्रॉ कर लेते हैं, पेशेंट बेचारा जो है ना वो हवा में मुअल्लक, अब वो रोज़ाना आके पूछ रहा है, कहता है जी वो मेरा रिजल्ट कहाँ गया, वो कहते हैं जी भेजा हुआ है, क्योंकि टेस्ट सारे के सारे हो रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की लेबॉरेटरी में, बिल्कुल उनकी रेफरेंस लैब में। शहर के किसी मेयो हॉस्पिटल, गंगाराम, सर्विसेज हॉस्पिटल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, आपका जो है ना वो ये सारे शेख ज़ैद, ये जितने, और इसके अलावा बाकी और बहुत सारे, सिर्फ एक जना में और एक मेयो उसमें जनरल में ये महदूद पैमाने पे शुरू किया गया था। जनरल में भी जो है ना वो किट्स के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट नहीं किया था। जना में जो है ना वो जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके जाहिद साहब भी मेंबर हैं, उन्होंने उसको जो है ना वो इनिशिएटिव लिया था, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने गौर एजाज साहब ने, और उसकी वजह से वो वहाँ पे फैसिलिटी स्टार्ट में इस्टेब्लिश हो गई जो आज तक चल रही है।
बाकी किसी के पास नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई कोशिश नहीं की। अब लोगों के टेस्ट कहाँ से होंगे जी, जाहिद जब परवेज आपके साहब, टीचिंग अस्पतालों में भी ये फैसिलिटी नहीं है, इसलिए टीचिंग अस्पतालों में कोई रिसर्च भी नहीं है, ऐसे ही है, क्योंकि वो खुद टेस्ट ही नहीं करते। उन्होंने रिसर्च किस बात की करनी है और किस पे बिल्कुल करनी सही, है। बिल्कुल सही। जाहिद परवेज साहब, अगर ये हालात हैं तो जो फिगर्स कोविड के पेशेंट्स के बताए जा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे तो हमें तो फिर उससे डबल ट्रिपल केसेस भी हो सकते हैं। उससे मेरा ख्याल है कि 4 गुना ज़्यादा केसेस हैं, क्योंकि एक तो लोगों को टेस्ट की एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लोग टेस्ट नहीं करवा पाते, और कई गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो एक ये है। दूसरा ये है कि हुकूमत ने ऐसी चीज़ों का टेक केयर नहीं किया। बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो कोविड में यूज़ होती है जिनकी शॉर्टेज हो गई, और ब्लैक मार्केट में जिस तरह आप देखते हैं एंटी कोगुलेंट्स हैं वो नहीं मिल रहे, जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं। इसी तरह एक्टेमरा इंजेक्शन देख रहे हैं, ये अभी तक ब्लैक में मिल रहा है। इसकी जो कीमत है वो 27,500 है, मगर ये 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक इसकी कीमत पहुंच चुकी है। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों में संजीदा नहीं होती। अगर गवर्नमेंट चाहे इन पे सख्ती करे तो ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हो सकती हैं। इसी तरह जो वैक्सीन गवर्नमेंट मंगवा तो रही है, मगर वैक्सीन के लिए सेंटर बहुत कम है। लोगों को लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गो एक्सपो पे बड़े अच्छे इंतज़ामात हैं, मगर इसके बावजूद लोग जो हैं वो बहुत ही मुश्किल का शिकार हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास, बल्कि पूरे पाकिस्तान में EPI का एक मरबूत निज़ाम, जो बच्चों की हफाजती टीकाजात का मरबूत निज़ाम मौजूद है, जो कि हर यूनियन कौंसिल लेवल पे है। बिल्कुल ऐसे। अगर उसको फ़ाल किया जाए और वहाँ पे लोगों को ये एडल्ट कोविड वैक्सीन शुरू कर दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि जो आजकल 30,000 लोगों को लग रही है, ये कोई 2 लाख या 3 लाख लोगों को रोज़ाना की वैक्सीन लगे। जिस तरह ये वैक्सीन की रफ्तार जा रही है, इससे अगले 10 साल में लोगों को बमुश्किल लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। तो इसके लिए अच्छा, ये जो तरीका आपने बताया, इस पे इम्प्लीमेंट तो तब होगा ना जब आपके पास वैक्सीनेशन भी वाफिर मिकदार में। हाँ जी, वैक्सीन भी हुकूमत को मंगवानी चाहिए कि वैक्सीन आ रही है, मगर जो वैक्सीन आई है, जिस तरह 10 लाख वैक्सीन पहुंच चुकी है, तो 10 लाख वैक्सीन लगाने के लिए भी और मज़ीद सेंटर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा हुकूमत को ये भी चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो अफोर्डेबल तबका है वो वैक्सीन लगवाना चाहता है, तो अब प्राइवेट सेक्टर में भी वैक्सीन नहीं आ रही, तो इसके लिए इंतज़ामात करने चाहिए। हुकूमत को इस तरह की कोई डील देनी चाहिए लोगों को, ताकि वो बाहर से वैक्सीन इंपोर्ट कर सकें और लोगों तक ये पहुंच जाए। बिल्कुल, ये सब इंतजामात तो करने चाहिए हुकूमत को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत इसमें बुरी तरह से जो है वो फेल नज़र आ रही है। अब उन लोगों के लिए हमने बात करनी है जो वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाह रहे। वैक्सीनेशन किस तरह आपको महफूज रख सकती है? ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमने इस पर बात करनी है। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। जाहिद परवेज साहब, वैक्सीनेशन की अफादियत क्या है? बहुत सारे लोग अभी भी सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी घरों में बड़े बूढ़े जो हैं वो तैयार ही नहीं है वैक्सीनेशन कराने के लिए, कि अब हाम पाया जा रहा है। लोग अभी भी वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे सवालात कर रहे हैं। तो मुझे बताइएगा, अफादियत क्या है वैक्सीनेशन की? देखें जी, ये जो ट्रांसमिशन है इसको रोकने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि SOPs को फॉलो किया जाए, जिसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों का धोना है, ये बुनियादी चीज़ जो कि फेल हो चुका है। लोगों ने नहीं माना और हम तीसरी लहर का शिकार हो गए हैं। दूसरा जो तरीका अथेंटिक है वो वैक्सीनेशन है। अगर लोग बर वक्त वैक्सीनेशन करा लेंगे और हमारी पॉपुलेशन 60% से ऊपर पॉपुलेशन करा लें, तो ये जो ट्रांसमिशन है ये पेंडेमिक की, ये ख़त्म हो जाएगी। सही। तो वैक्सीनेशन इस पॉइंट पे बहुत ही ज़रूरी है। जितने लोग वैक्सीनेशन करवा सकें वो सब के लिए बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है, ट्रांसमिशन ब्रेक करने के लिए भी बेहतर है, और दूसरे लोग जिनको ये कोविड फैल के आगे लेके जा रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है। तो मेरा मशवरा ये है आवाम को कि अगर जिसको मौका मिलता है, जिसकी टर्न आती है, वो उसको बिल्कुल ज़ाया ना करे और फौरी तौर पे वैक्सीनेट अपने आप को करवाओ। मौजूदा हालात में बचने का यही तरीका है कि तमाम लोगों की वैक्सीनेशन हो जाए। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो अमेरिका या यूरोप के मुल्क हैं जिनमें मैस वैक्सीनेशन हुई है,
वहाँ पे इसकी ट्रांसमिशन रुक गई है और कम हो गई है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि जो SOPs हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही। तो उससे भी ये है कि ये बचत हो जाएगी। तीसरा जो अहम किरदार है वो गवर्नमेंट का है और ये जो अदारे हैं जिन्होंने इस पे अमल करवाना है उनका है, ताकि वो मुतहर्रिक हों और लोगों को ये इस पे पाबंद करें कि वो इनको फॉलो करें। इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा जो चौथा रोल है वो मीडिया का है। जिस तरह आप लोग ये प्रोग्राम करते हैं और बार बार लोगों को तंबीह करते हैं, मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ा टूल है लोगों के लिए। तो ये 3-4 ऐसे चीज़ें हैं जो कि ट्रांसमिशन रोकने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जाहिद साहब, मैं बच्चों से रिलेटेड आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि आप खबरें भी हमारे साथ शेयर करते हैं। पहली दोनों लहरों में हमने देखा बच्चे इस तरह मुतासर नहीं हो रहे थे, अब बच्चे भी रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि मुतासर हो रहे हैं। क्या इसकी कोई स्पेसिफिक वजह भी बताई जा रही है? नहीं, इसकी कोई स्पेसिफिक वजह तो नहीं है। केसेस तो बच्चों में पहले भी आए हैं और ये पहली लहर के दौरान भी बच्चों में केसेस ज़्यादा आए, दूसरी लहर के दौरान भी बच्चे जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं। और लेकिन अब तीसरी लहर में जिस तरह बड़ों में ये बहुत कंटीजियस है, जिस तरह अभी जाहिद साहब ने बताया कि ये जो UK स्ट्रेन आई है, UK का जो वायरस हमारे यहाँ आया और ये इसी तरह जो मैस ट्रांजैक्शन हुई, वो लोगों के बड़े लेवल के ऊपर आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया। अनचेक्ड हमने छोड़ दिया चीज़ों को, एयरपोर्ट्स के ऊपर बिल्कुल जो है ना वो किसी को पूछना छोड़ दिया। लोग आए, किसी ने टेस्ट नहीं करवाया, कोई सर्वेलेंस नहीं थी, किसी को नहीं पूछा, कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हुई। अगर कोई पॉजिटिव आ गया, उससे जो UK स्ट्रेन है वो चूँकि कंटीजियस बहुत है, तो वो बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी इस हवाले से जो है वो फर्दर ये क्यों, इसकी क्या साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये क्या वजह क्या बन रही है, ये तो डॉक्टर जाहिद परवेज़ ही इस पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो हमने एक्सपर्ट से बात की है कि वो कंटीजियस होने की वजह से बच्चों को, मैं चाहूँगी आप भी इस पे रोशनी डालें। जी देखें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एडल्ट पॉपुलेशन। ठीक है। आपने देखा होगा कि ये कोविड का शिकार तकरीबन हर घर में जो एडल्ट हैं वो शिकार हुए हैं। तो इसी तरह जो बच्चे हैं वो भी विनरेबल होते हैं और वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। बच्चों में कोविड इशू था, पहले भी था, मगर क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन इस लेवल पे नहीं हो रही थी, तो अब चूँकि हर घर में कोविड के पेशेंट्स हैं, किसी को माइल्ड डिजीज़ है, किसी को ज़्यादा डिजीज़ है, तो इसी तरह बच्चे भी उसी प्रोपोर्शन से बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो हैं उनमें कोई ख़ास इम्यूनिटी तो नहीं है कि वो इससे बच सकेंगे। अगर ये इसका वायरस फैला हुआ है तो उसी तरह बच्चे एक्सपोज हैं जिस तरह एडल्ट लोग एक्सपोज। बिल्कुल ऐसे ही। और बच्चों के लिए तो एहतियात भी लोग उस तरह से नहीं कर रहे थे। कोई मैसेज आप देखने वालों को देना? जी, मैं यही मैसेज दूंगा, एक तो खुदारा ये जो SOPs हैं इनको फॉलो करें और इसको सीरियस लें, अननेसेसरीली घरों से बाहर जाना छोड़ दें और गैदरिंग्स में ना जाए। दूसरा, जिसको मौका मिलता है, जिसका नाम आता है, जिसकी एज लिमिट आती है वैक्सीनेशन में, वो जाके वैक्सीनेशन ज़रूर कराए। इसका जो हल है वो सिर्फ अब वैक्सीनेशन ही है। पहले ही हमारे मुल्क के लिए वैक्सीनेशन की तादाद बहुत कम है, मगर जो तादाद आ गई है और जिन लोगों को जो एज ब्रैकेट में आ रहे हैं उनको चाहिए कि वो ज़रूर अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि यही 2 तरीके हैं कि आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। जाहिद साहब, इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, मैं चाहूँगी आप हमारे देखने वालों को अस्पतालों के हालात भी बता दें, ताकि हम सबको पता, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हमने अपने आप को किस तरह से महफूज रखना है। देखिए ना, हमने बहुत सारी अपने जर्नलिस्टिक करियर में जो है ना वो आउटब्रेक्स भी देखी हैं, उनका लोड भी देखा है और उन आउटब्रेक्स में अस्पतालों में रश भी देखा है। बखुदा ये पहली दफ़ा है कि अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन है और यकीन करें कि अब रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो डर लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स चोक हो चुके हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये इस थर्ड वेव की जो तीसरी लहर है इसका प्लेटो ना आया, इसमें जो है ना वो एक ये ठहराव ना आया, इसमें कमी ना शुरू हुई, तो यकीन माने कि ये सोच के जो है ना वो खौफ आता है कि आने वाले दिनों में फिर हमें किस तरह के हालात फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मौजूदा हमारी कैपेसिटी है वो उसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है
और उसमें कोई इजाफे फौरी तौर पे मुमकिन नहीं है। ना आप कोई हज़ारों की तादाद में फौरी वेंट लगा सकते हैं, ना हज़ारों की तादाद में बाई पैप सी पैप लगा सकते हैं, ना जिस तरह जाहिर साहब बता रहे थे कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल आपने फौरी जो है ना वो प्रोवाइड कर देना है। आपके पास अद्वियात कोई चीज़ भी नहीं है तो आप किटर ही नहीं कर पाएंगे। वो सूरत हाल अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता में फेस करनी पड़े, तो लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। बहुत ही सीरियस मामला है। बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद परवेज साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। ये सब चीज़ें डिस्कस करने का मकसद क्या है कि आप एहतियात कर सकें, अपने आप को महफूज रख सकें। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।